So students, in the last class we have seen that how the formation of National Assembly was happened, and it was a great victory of the masses. जो आम लोग थे उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि नेशनल असेंबली का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका था. Now see, what it marked, it marked the end of the absolute and divine right of monarchy. मतलब जो मोनार्की जो अभी तक चलता आ रहा था, जो एब्सोल्यूट था, जो कि सब जिसकी अपनी मर्ज़ी चलती थी, वो किसी को कुछ भी नहीं कह, कोई भी उसके मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता था, वो अब ख़त्म हो चुका था. ठीक है, एंड हो चुका था उसका. मोनार्की के एब्सोल्यूट राइट का, डिवाइन राइट का वो एंड हो चुका था. ठीक है, ड्यू टू द फिलोसोफर्स ने लोगों को समझाया था कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, कुदरत ने किसी को डिवाइन राइट नहीं दिया है. सो पीपल हैव जस्ट बिलीव्ड देम, उनकी बातों को माना और उसके बाद अपना रेवोल्यूशन को कंटिन्यू किया, एंड विच लेड टू द एंड ऑफ द एब्सोल्यूट एंड डिवाइन राइट ऑफ मोनार्की. नाउ व्हाट हैपेंड, लियो 16 जो कि राजा था, रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली. उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दी और कहा कि नहीं, नेशनल असेंबली का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों को लियो 16 ने प्रेशराइज किया, यू हैव टू मर्ज अप विद द थर्ड स्टेट इन द नेशनल असेंबली, एंड इट हैपेंड सो. और उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स किए. लियो, जाहिर सी बात है, जो लोग कह रहे थे अमेंडमेंट्स चाह रहे थे, लोग चेंज चाह रहे थे. तो व्हाट वर द चेंजेस? So on 4th August 1789, feudal system of obligation and taxes were removed. जो feudal system था, जो taxes था, उसको remove किया गया, and no more privileges and feudal rights. अब कोई भी privilege, किसी को birth privileges नहीं मिलेंगे, ना ही feudal rights किसी का होगा. Tithes abolished, जैसा कि हम लोग जानते हैं tithes एक तरह का टैक्स था, उसको भी abolish कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया. लैंड्स ओन्ड बाई चर्चेस कॉन्फिस्केटेड, जो ज़मीन थी जो कि चर्चेस के पास हुआ करती थी, उसको भी कन्फिस्केट कर दिया गया, आम पब्लिक में उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया. एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी वॉज डिक्लेयर्ड. इसी की लड़ाई थी. लोग कहते थे ना, वाई वी ओनली पे द टैक्सेस, थर्ड स्टेट वाले कहते थे कि सिर्फ हम क्यों टैक्स दें. तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को डिक्लेयर कर दिया गया. नाउ everyone is equal, no first state, no second state and no third state. Okay, now we will see that France from monarch had become a constitutional monarchy. क्या हो गया? पहले monarch था, अब वो constitutional monarchy. monarch से constitutional monarchy में उसने क्या हो गया भाई, अगर कोई monarch होता है वहाँ पर absolute right होता है, उसका divine right होता है, उसको कोई question नहीं कर सकता. बट वन यू आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पीपल विल क्वेश्चन यू. जो सिटीजन होते हैं वो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं. ओके, सो द नेशनल असेंबली इन 1791 कंप्लीटेड कॉन्स्टिट्यूशन. अब जाहिर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में बहुत टाइम लगता है. हम लोगों ने इंडिया के केस में भी देखा है कितना वक्त लगा था. ठीक है, इट ऑलमोस्ट टू सो मैनी ईयर्स. सो इन द केस ऑफ फ्रांस ऑल्सो the changes was amendments were happened in 1789. बट आपको जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कब किया? 1791 को, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स लगा था इसमें. ठीक है, एंड व्हाट वे द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लगाया था, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के? कर्टेल द पावर ऑफ मोनार्क, मोनार्क के पावर को कम करना. क्योंकि अभी तक क्या था, मोनार्क जो चाहता था वो करता था, बट अब क्या करना था, मोनार्क के पावर को कम करना था. in the and it was done in the constitution. And power were divided between among 3 parts: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेटिव जो कानून बनाएंगे वो अलग होंगे, एग्जीक्यूट जो करने वाले वो अलग होंगे, और फिर जुडिशरी जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो अलग होंगे. सो ऑल वेयर बिकेम 3 ऑर्गन्स. सबको 3 ऑर्गन में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. गवर्नेंस को 3 ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया. नाउ वी विल सी व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मीन्स. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मीन्स द डिसीजन विल बी टेकन बाय किंग एंड द पार्लियामेंट. दोनों, किंग और पार्लियामेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी कोई किसी डिसीजन पे पहुंचा जाएगा. ओके, एंड व्हाट वाज द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट उस केस में क्या था? लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिसको वहाँ पर फ्रांस में इस्टेब्लिश किया, जिसको लोगों ने वोट करके बनाया था. अब हम लोग देखेंगे वोटिंग राइट्स कैसे होती थी. देखो, फ्रांस में अभी भी कुछ डिमेरिट्स थी, अभी भी पार्शलिटी थी. जो सिटीजन को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था. मतलब वोट सब नहीं कर सकते थे. सिटीजन्स को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन. अब एक्टिव सिटीजन्स वेर ओनली
ओनली वोटिंग, जो वोट करते थे वो कौन करते थे? सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स। अब उनका कैसे आप पता करेंगे कौन एक्टिव है? दे शुड बी मेल, उनको क्या होना चाहिए? वो मेल होने चाहिए। दे शुड हैव क्रॉस द एज ऑफ 25 ईयर्स, उनको 25 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस कर लेना चाहिए, ठीक है। So active citizen should be a male and have crossed the age of 25 years and should have paid taxes equal to 3 days laborers wage। मतलब 3 दिन जो लेबर का वेज होता है उसके बेसिस उतना कम से कम उसे टैक्स पे करना होगा। सो अ पर्सन in order to be active citizen, in order to be an active citizen, he must be of 25 years of age, he must be a male and he must pay taxes इक्वल टू द 3 days लेबरर्स वेज। अब इतना कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी वो एक्टिव सिटीजन होंगे, तभी वो वोट करेंगे। ऑन रेस्ट ऑफ द फीमेल्स सारे फीमेल्स और रेस्ट ऑफ द मेल वेयर पैसिव सिटीजन। तो अभी भी आपको कहीं ना कहीं पार्शियलिटी बची थी, ठीक है। कुछ लोगों को खुश कर दिया था इस सिस्टम ने, बाकी अभी भी जो डिवीज़न था एक्टिव और पैसिव सिटीजन के बीच में था, और एक्टिव सिटीजन को ही वोटिंग राइट्स थी, पैसिव सिटीजन को वोटिंग राइट्स नहीं दी गई थी। सो दीज वेयर द थिंग्स which are going to be discussed, which we have discussed in this very part 4, that is, rest we will discuss in part 5. Thank you.